हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। गाइस, अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज योर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये जो चैप्टर है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही इजी एंड सिंपल चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन आता है नीट में, 4 से 8 से 12 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है चैप्टर देखने में लेंदी लगता है, आर्टरी वेन्स एओर्टा वेना कपा क्या है, कन्फ्यूजन है, क्या क्या टाइप्स है, सब कन्फ्यूजन है। बट ऐसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में 2 प्रकार के नोट्स से पढ़ा रहा हूँ। समझने के लिए कलरफुल पीपीटी और 2D पॉइंट के लिए मेरा हैंड रिटन नोट्स। सो मैं इसको भी दोनों वही नोट्स से पढ़ाऊंगा। एंड चैप्टर के एंड होते आई कैन एश्योर यू दैट वो 8 से 12 मार्क आपका जेब में होगा, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, और सब कुछ दिमाग में याद भी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो 1 सेकेंड, ये कनेक्टेड नहीं था मिक, इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। सो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग का बॉडी में क्या होता है, हर जो भी सब्सटेंस, ऑक्सीजन हो, गैसेस हो, न्यूट्रिएंट्स हो, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे होता है? सो हमारे बॉडी फ्लूइड डेट इज ब्लड से होता है एंड लिम्फ। ठीक है, तो सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी प्रोडक्ट्स टू दी कंसर्न टिश्यू या ऑर्गेन्स। ठीक है, अब हमारे ऑर्गेनिज्म में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेशन के लिए आपका बॉडी फ्लूइड्स होता है, जैसे आपका ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, जो सर्कुलेशन में हेल्प करवाते हैं। बट सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, उनके बॉडी में तो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, तो क्या होता है उनमें, वो वहाँ से आपका वाटर के थ्रू से आपका आते हैं और वाटर से चले जाते हैं। सर्कुलेशन होता है उनके बॉडी में, वाटर को वो यूज़ करते हैं सराउंडिंग से। ठीक है, सो नाउ अभी हम पढ़ेंगे आपका जो बॉडी फ्लूइड है ब्लड, उसका मेन कंपोजिशन। ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल्स में। सो एज यू नो, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल नहीं होता। इसको हमने ऑलरेडी चैप्टर 7 में पढ़ चुका है बढ़िया से। ठीक है, कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पर डिटेल्स में यहाँ पढ़ेंगे हम, मैंने बोला था वीडियो में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ब्लड जो है वो आपका 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का, वो 55% कंसिस्ट करता है। प्लाज्मा एक स्ट्रो कलर का विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, माटी टाइप का कलर का, कलरलेस टाइप विस्कस फ्लूइड होता है, जो कि ब्लड का 55% कंसिस्ट करता है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं जैसे ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो ब्लड का 45% कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ प्लाज्मा जो है आपका, अगर प्लाज्मा में देखा जाए टोटल, तो प्लाज्मा में जो टोटल प्लाज्मा है, उस टोटल प्लाज्मा से 90 to 92% आपका होते हैं वाटर। देखिए, वाटर ही होते हैं मैक्सिमम, और 6 से 8% होते हैं आपका कुछ प्रोटीन्स, मेनली 3 प्रोटीन्स। फाइब्रिनोजन, जो कि आपका क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में। इसको हम डिटेल्स में मैकेनिज्म में देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्लोटिंग्स में काम आता है। ग्लोबुलिन, एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। ग्लोबुलिन मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। एंड एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी में, फ्लूइड का बैलेंस। ठीक है, उसके अलावा आपका प्लाज्मा में ग्लूकोज, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है, जो एनर्जी का सोर्स होता है। और प्लाज्मा में भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है। लाइक ऑक्सीजन जो है 3% प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 7%। ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देख चुका है उसको। ठीक है, नाउ अगर आपका प्लाज्मा में, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर ना हो, डेट इज फाइब्रिनोजन नहीं रहता है, तो उसे आप बोलते हो सेरम। तो प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर डेट इज फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड एज सेरम। सो यहाँ होता है आपका सब कुछ क्लियर प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, 2D पॉइंट। ना होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, तो ऑलरेडी मैंने बोला फॉर्म्ड एलिमेंट जो है उसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर आरबीसी। सो आरबीसी को प्यार से इरिथ्रोसाइट भी बोलते हो। आउट ऑफ ऑल दिस 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट, आरबीसी सबसे अबंडेंट होता है। 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में इतना 5 से 5.5 मिलियन प्रेजेंट होता है। तो भैया बनता कहाँ है? तो बनता है रेड बोन मेरो में। ठीक है, और ब्लड जैसे कि आपको मालूम है, आपको ऑक्सीजन कैरी करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन। तो 100 ml ऑफ ब्लड में आपका 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी होता है 120 दिन, और 120 दिन के बाद इसको अपना ग्रेवयार्ड में जाना पड़ता है, कब्रिस्तान हम उसे कहते हैं। सो ग्रेवयार्ड ऑफ योर आरबीसी इज योर स्प्लीन। ठीक है, ग्रेवयार्ड जो है आपका आरबीसी का, वो है आपका स्प्लीन। और मेच्योर्ड आरबीसी में आपका न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मेच्योर्ड आरबीसी। सो ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर आरबीसी आर डन हियर। नेक्स्ट का आते हैं डब्ल्यूबीसी में।
जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी आपका रेड है, रेड ब्लड सेल ही है बोलते हैं क्योंकि रेड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ योर हेमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी जो है ये कलरलेस होता है, वाइट फ्लूइड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हेमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, सिर्फ आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हेमोग्लोबिन, सो यहाँ एब्सेंट होता है, इसलिए हम इसे वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट। इसका भी नंबर जानना जरूरी है। इसका नंबर 6000 से 8000 होता है, 8K 6K to 8K 8000 तक पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। इसका लाइफ स्पेन कम होता है, 1 से 15 दिन तक होता है इसका लाइफ स्पेन। ये भी बनता है आपका बोन मेरो से बनता है, प्लस लिम्फ नोड से भी बनता है ये। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं। कोई कोई डब्ल्यूबीसी ऐसा होता है जिसमें जो डब्ल्यूबीसी के सेल्स में कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप जब स्टेनिंग करोगे ना डाई से, तो उस डाई के साथ वो कलर दिखाते हैं। ठीक है, सो जिस डब्ल्यूबीसी में आपका ग्रेन्यूल्स होगा वैसा डब्ल्यूबीसी को आप बोलोगे ग्रेनुलोसाइट्स, और जिस डब्ल्यूबीसी में आपका ग्रेन्यूल्स नहीं रहेगा वैसा डब्ल्यूबीसी को बोलोगे आप एग्रेनुलोसाइट्स। सिंपल। अब इसके अंदर का टाइप्स और कहानी पढ़ते हैं। ग्रेनुलोसाइट जो है ये 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक है, इसको एक सिंपल ट्रिक से याद रखिएगा, बेन होता है ना, बेन। तो डेट इज बी से बेसोफिल, ई से इयोसिनोफिल, एन से न्यूट्रोफिल। ये बेन लिखा हुआ है मतलब कम से ज़्यादा तरफ जा रहा है, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। सो आउट ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी बेसोफिल जो है 0.5 to 1% कंसिस्ट करता है, इयोसिनोफिल 2 to 3% एंड योर न्यूट्रोफिल 60 to 65% कंसिस्ट करता है। देखिए बढ़ते जा रहा है। अब इसका काम देखते हैं। बेसोफिल जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में काम होता है। कुछ काट दिया तो फूल जाएगा ना, वो फूलता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, एंड दैट केमिकल्स आर सीक्रेटेड बाय बेसोफिल्स लाइक सेरोटोनिन, हिस्टामाइन्स एंड हेपारिन। ठीक है, सो इसका काम क्या होता है बेसोफिल सेल्स? इट मेनली इन्वॉल्व्स इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन नीट का। तो भैया इयोसिनोफिल का क्या काम है? ये तो सेकंड पोजीशन में है। तो सेकंड में है तो याद रखिएगा इसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, इस तरीके से बाइलोब्ड। न्यूक्लियस जो होता है 2 लोब बना लेता है। ठीक है, बाइलोब्ड होता है। सेकंड में तो याद रखिएगा बाइलोब। थर्ड में कौन था? न्यूट्रोफिल। तो थर्ड वाला का मल्टी लोब होता है, देखिए न्यूक्लियस मल्टी लोब, 3-4 लोब होता है मल्टी लोब। थर्ड में तो उसे याद रखिएगा। सेकंड में तो बाइलोब, बाई मतलब 2। ठीक है, और इयोसिनोफिल आपका कहाँ इन्वॉल्व होता है? तो शरीर में जो भी कोई एलर्जी रिएक्शन होता है तो भैया इयोसिनोफिल का रोल आ जाता है, खटाक। और न्यूट्रोफिल आपका फेगोसाइटिक सेल है। फेगोसाइटिक सेल मतलब ये कोई फॉरेन पार्टिकल आया उसको न्यूट्रोफिल खा जाएगा, खत्म कर देगा। बैक्टीरिया हो चाहे कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो। क्लियर है? देखो कितना आराम से हो गया। ठीक है, परसेंटेज काम सब कुछ हो गया हमारा। नाउ एग्रेनुलोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं वो 2 प्रकार के हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। हर एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रहा हूँ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने निकाल कर दिया है ताकि आपको बुक भी ढूंढने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो लिम्फोसाइट पहला बात तो 20 से 25% होता है डब्ल्यूबीसी का, एंड मोनोसाइट 6 to 8%। आपने क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ाया होगा बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो ये 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के लिए। एंड मोनोसाइट भी आपका होता है फेगोसाइटिक सेल, न्यूट्रोफिल की तरह। तो इसको याद रख लेना, MN एक ही साथ है, तो दोनों भाई जो है मोनोफिल न्यूट्रोफिल्स आपका फेगोसाइटिक सेल है। मोनोसाइट का इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोनोसाइट का ये जो सेल है ना उसमें 80% एरिया जो है वो न्यूक्लियस कवर कर लेता है। सो न्यूक्लियस कवर ओवर 80 to 85% ऑफ द सेल्स ऑफ द मोनोसाइट्स। तो भैया इससे होता है हमारा इसका कहानी खत्म, डेट इज डब्ल्यूबीसी का। थर्ड प्रकार का जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो है आपका प्लेटिलेट्स, जिसे आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हो। तो ये कहाँ से बनता है? तो ये बनता है एक सेल से, जिसे वो बड़ा सेल्स होता है, जिसे बोलते हो मेगाकारियन। मेगाकारियन से टूट के ब्रेक डाउन होकर आपका प्लेटिलेट्स बनता है। ठीक है, और प्लेटिलेट्स का काम क्या है? तो जब भी आपका हार्ट कटता है ना, तो हार्ट कटने से तो 5 मिनट बाद देखना यहाँ टाइट जैसा हो जाता है, टाइट रूखा रूखा हो जाता है। तो रूखा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ क्लोटिंग बन चुका है, क्लोट बन चुका है। ठीक है, सो उस क्लोटिंग बनने में कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है ये आपका प्लेटिलेट्स, जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में। ठीक है, अभी बस इतना समझिए कि ये कुछ सब्सटेंस फैक्टर्स रिलीज करता है जो हेल्प करता है आपका क्लोटिंग में। तो आपका शरीर में अगर प्लेटिलेट्स लेस है तो आपको क्लोटिंग डिसऑर्डर होगा। ठीक है, प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ऑलरेडी बोला मैंने। और इसका नंबर याद रखिएगा, आपका 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 और ये 1.5 से 3.5 लाख।
क्लियर है। सो इसके साथ हमारा सब होता है ख़त्म ब्लड का। और अगर आप नंबर के कंपैरिजन में बात करो तो ऑब्वियसली आरबीसी सबसे ज़्यादा है, 5 से 5.5 मिलियन, प्लेटिलेट्स सेकेंड 1.5 से 3.5 लाख एंड डब्ल्यूबीसी 6 से 8 हज़ार। बट साइज के कंपैरिजन में बात करो इनफॉर्म्ड एलिमेंट पर, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा, सेकेंड प्लेटिलेट्स एंड सबसे लास्ट में आता है आपका आरबीसी। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो आई होप बढ़िया से आपका एवरीथिंग नोट डाउन हो गया, क्लियर हो चुका है। रिवाइज मारिए, खेल खत्म हो जाएगा। अब आपको वो नोट से एक बार समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ बस, सेम चीज़। सो देखिए भैया जो है सेम चीज़ है यहाँ में, ठीक है, सेम चीज़ है। ब्लड का प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट, ऑलरेडी मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया विद डिटेल फंक्शन, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ में, देखिए कॉम्पोजिशन है सेम चीज़। ऑलराइट, देखिए सेरम है विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर सेरम। ये सारा टेबल मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया वहीं में, नंबर से लेके फंक्शन से लेके क्या कंपोजिशन है एवरीथिंग, ठीक है। और ब्लड में 3 प्रकार के सेल होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। आरबीसी मैंने सब कुछ बता दिया, लाइफ स्पैन काम क्या है, ठीक है। बाइकॉनकेव शेप होता है, उसको देख लेना है बस। ग्रेवेट क्या है तो स्प्लीन है। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, ठीक है, इतना है। कहाँ बनता है तो बोन मेरो में बनता है, स्प्लीन में भी बनता है, लिम्फ ग्लैंड्स में भी बनता है। ये तो न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, आरबीसी की तरह डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस नहीं है। इम्यून सिस्टम में पार्ट टेक करता है। सारा टाइप्स हमने देख लिया, ये तो सारा हमने कितना परसेंटेज है बढ़िया से देख लिया हमने, कौन ग्रेनुलोसाइट्स है कौन एग्रेनुलोसाइट्स है। एंड प्लेटिलेट्स, इसको भी बढ़िया से देख लिया हमने, ठीक है। सो नेक्स्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको ब्लड ग्रुपिंग। सो बहुत ईजी है, कोई भी क्वेश्चन आप लाइफ में आराम से इसके एक बार सीख लो तो कर पाओगे। ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। सो सबसे पहले ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर बाय, याद रखना साइंटिस्ट का नाम कार्ल लेन स्टेनर। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया, ठीक है, कार्ल लेन स्टेनर ने। कैसे तो अभी हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो इन्होंने क्या बोला, ब्लड ग्रुपिंग जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, डेट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन। नाउ एंटीजन क्या है? एंटीजन वो केमिकल्स है जो आपका इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है, इम्यून रेस्पॉन्स को, और उस एंटीजन के रेस्पॉन्स में आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, मतलब प्रोटीन बनाता है। तो अल्टीमेटली एंटीबॉडी एंटीजन को खत्म कर देता है, सिमिलर टाइप का एंटीजन एंटीबॉडी को, ठीक है। अगर एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए तो उसको खत्म कर देगा, ठीक है। सो उसके बेसिस में एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, दो सरफेस एंटीजन, उसके बेसिस में आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ऑन दी आरबीसी नेमली एंटीजन नाम रखा गया ए और बी। सिमिलरली आरबीसी का प्लाज्मा के अंदर में 2 एंटीबॉडीज है, मतलब एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, उसका नाम रखा गया एंटी ए एंड एंटी बी। तो सारा बात खत्म, आपको मैं पूरा कहानी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सो कैसे इन्होंने क्लासीफाई किया, ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी। सो अगर आरबीसी का सरफेस में ए एंटीजन प्रेजेंट है, ए, तो उसा ब्लड ग्रुप का बोलोगे ए ब्लड ग्रुप। अगर ये आरबीसी का सरफेस आरबीसी इसका सरफेस में बी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा तो उसको आप बोलोगे बी ब्लड ग्रुप। ये आरबीसी इसका सरफेस में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, सरफेस में रहे सरफेस एंटीजन, तो दोनों एंटीजन है तो इसे ए बी बोलोगे। और एक ऐसा आरबीसी है जिसमें एंटीजन है नहीं सरफेस में, तो एंटीजन 0 है, मतलब इसे आप ओ ब्लड ग्रुप, डेट इज ओ ब्लड ग्रुप बोलोगे। नाउ अब एंटीबॉडी भी रहता है प्लाज्मा में, उन्होंने बोला, तो एंटीजन के ऑपोजिट एंटीबॉडी रहता है। सपोज ये ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप क्यों हो गया, क्योंकि सरफेस में आपका ए एंटीजन है, तो इसके आरबीसी के अंदर में एंटीबॉडी रहेगा ऑपोजिट, एंटीबॉडी बी। क्यों एंटीबॉडी बी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए रहा तो ए एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो कहाँ से ये सेल रहेगा। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप है, मतलब आपको क्या पता चलता है, ये आपका इसमें बी ब्लड ग्रुप है, मतलब एंटीजन सरफेस में बी है, तो इसमें आपका एंटीबॉडी रहेगा ए। अब यहाँ तो सरफेस में दोनों एंटीजन है, यहाँ एंटीबॉडी रहा तो खेल ही खत्म हो, तो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ए बी ब्लड ग्रुप में आपका एंटीबॉडी रहता है 0 नील, और ओ ब्लड ग्रुप कोई एंटीजन ही नहीं है सरफेस में, तो यहाँ दोनों एंटीबॉडी रहेगा, ए भी रहेगा और आपका बी भी रहेगा। सो देखिए कितना आराम से आपका क्लियर हो गया, ब्लड ग्रुपिंग क्लियर है। अगर आपका भी ब्लड ग्रुपिंग बी है तो ऐसा बना के देखिए कि सरफेस में क्या एंटीजन प्रेजेंट है और आरबीसी का प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ अनदर कंसेप्ट, उन्होंने और एक एंटीजन डिस्कवर किया, डेट इज आरएच, मतलब रेसस फैक्टर एंटीजन, जो कि सरफेस में रहता है आरबीसी का। ये सबसे पहले मंकीज में डिस्कवर किया गया था, रेसस मंकी में, इसलिए इसे आरएच फैक्टर नाम रखा गया।
जो कि 80% ह्यूमन में होता है, ठीक है, 80% ह्यूमन्स में होता है। और ये अगर RH एंटीजन भी प्रेजेंट है तो आप बोलोगे उस पेशेंट को पॉजिटिव, और अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो उसको बोलोगे नेगेटिव। डेट इज़ कि ये ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन के साथ अगर RH एंटीजन है तो इस ब्लड ग्रुप को बोलोगे ए पॉजिटिव, और अगर आपका ये RH एंटीजन एब्सेंट है, RH नहीं है, तो आप इसे बोलोगे ए नेगेटिव। तो इसलिए हम बोलते हैं बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। बी पॉजिटिव मतलब बी एंटीजन है, पॉजिटिव मतलब आप वहाँ RH एंटीजन भी है, ठीक है। और इस RH एंटीजन के अगेंस्ट में हमारा बॉडी में कोई भी आपका एंटीबॉडी नहीं रहता नेचुरली, ठीक है। सो देखो कितना आसान हो गया ये टेबल से, आप सो इजीली यू कैन डू इट, ठीक है। सो इसी को अब आपको ये टेबल पढ़ा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ एकदम आसान हो जाए, ठीक है, एवरीथिंग। सो देखो ब्लड ग्रुप ए है मतलब सरफेस में क्या एंटीजन है पता ही है, ए है मतलब सरफेस में होगा आपका ए एंटीजन। प्लाज्मा में क्या एंटीबॉडी होगा, उसका अपोजिट बी। नाउ ये ए किसको किसको डोनेट कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप किसको किसको डोनेट कर सकता है। तो ए वाला ये सपोज ए है, एक ही बता देता हूँ उससे सब समझ लेना है, ठीक है। ए है मतलब सरफेस में एंटीजन है, अंदर में है एंटीबॉडी बी, और यहाँ में आपका पड़ा हुआ है सपोज एक किस किस को दे सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप को दे सकता है क्योंकि सेम है भाई, ए एंटीजन सेम है, एंटीबॉडी बी है। या फिर ए बी को दे सकता है, ए बी में क्या होगा, ए एंटीजन रहेगा और बी एंटीजन रहेगा, एंटीबॉडी रहेगा नील, ठीक है, एंटीबॉडी रहेगा आपका नील। तो ये ए ब्लड ग्रुप आपका ए बी को भी दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगर एंटीबॉडी नहीं है यहाँ में तो ए एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। पर क्या ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, तो चलिए देखते हैं, बी बनाइए, बी, तो बी मतलब सरफेस में है बी एंटीजन, अंदर में क्या एंटीबॉडी है, तो ए एंटीबॉडी। तो भैया आप बताइए क्या ए बी को दे सकता है, तो नहीं दे सकता भैया, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप अगर बी को दिया तो बी के अंदर में एंटीबॉडी क्या है, ए, तो ये एंटीबॉडी ये जो एंटीजन ए है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है, समझ रहे। तो ये सिंपल ट्रिक है, आप आराम से इसे फाइंड कर सकते हो, कभी भी कौन किसको ब्लड देगा या नहीं देगा आप ऐसा करके फाइंड कर लो। देखो भाई किस में एंटीबॉडी है किस में एंटीजन है, निकल जाएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली आपका बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन होगा, उसमें एंटीबॉडी ए होगा, बी वाले को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी जो है आपका नील है वहाँ, ठीक है, एंटीबॉडी है ही नहीं तो दे सकता है। ए बी वाला ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होगा, ए और बी, एंटीबॉडी नील होगा, तो ये सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। ए बी वाला ए को नहीं दे सकता क्योंकि ए के अंदर में बी एंटीबॉडी है, और बी को नहीं दे सकता क्योंकि बी के अंदर में ए एंटीबॉडी है, तो ये कहीं ना कहीं एक एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, ठीक है। और भैया ओ ब्लड ग्रुप वो है तो पता ही है इसमें कोई एंटीजन ही नहीं, सिर्फ एंटीबॉडी है, नो एंटीजन सिर्फ एंटीबॉडी है, दोनों है। तो ये आपको किसी को भी दे सकता है क्योंकि यहाँ एंटीजन है ही नहीं, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि इसका एंटीजन है ही नहीं, तो दूसरे वाले जो ब्लड ग्रुप है उसका एंटीबॉडी इसको कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इसका एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। सो ये आपका ओ ब्लड ग्रुप है, किसी को भी दे सकता है, ए बी एंड ओ, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, याद रखना, यूनिवर्सल डोनर, याद करवा दूंगा मैं। सो डोनर में आप देखो ओ आ रहा है, तो डोनर वाला यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ओ ब्लड ग्रुप। ए बी जो है आपका किसी से भी ब्लड ले सकता है, क्यों ले सकता है, बिकॉज उसमें एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी दे दो भाई, एंटीबॉडी नहीं है उसमें तो रिएक्ट करेगा नहीं, ठीक है। सो ए बी जो है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। ए बी जो है तो ए बी से रखना, ए से आ बे मतलब आ जाओ बे, सब आ जाओ, आ भाई सब आ जाओ, तो सब आ जाओ मतलब ए बी क्या है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है। सो देखो व्हेन एंटीजन ए एंटीजन बी ए के साथ, जब एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ या एंटीजन बी एंटीबॉडी बी के साथ रिएक्ट करने से, ठीक है, अगर ऐसा मिक्सिंग होता है तो आपका एग्लूटिनेशन हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाता है आरबीसी का, ठीक है, आरबीसी मिक्स होकर क्लोट बना लेता है अंदर में, इसलिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले काफ़ी सावधानी बरतना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। एंड ओ ब्लड ग्रुप देखो यूनिवर्सल डोनर है, ओ आ रहा है, उसे याद रखना। एंड ए बी जो है भाई सबको आ जा, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, किसी से भी ब्लड ले सकता है, ध्यान रखना इसको भी।
और RH रेसेस फैक्टर एक एंटीजन है जो आरबीसी में मिलता है, ठीक है। RH पॉजिटिव मीन्स द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर और बी नेगेटिव मतलब RH नेगेटिव मतलब RH फैक्टर एब्सेंट है। 80% लोग पॉजिटिव ही होते हैं बिकॉज RH फैक्टर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका एंटी RH एंटीबॉडीज, ठीक है, जो RH के अगेंस्ट एंटीजन है ना, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी हमारा बॉडी में नेचुरली नहीं मिलता है। सो अगर ये RH पॉजिटिव एक बंदा, चाहे बी पॉजिटिव हो चाहे जो भी पॉजिटिव हो, अगर वो RH नेगेटिव वाले को ब्लड देता है तो ये तो भाई RH प्रेजेंट है ना, पॉजिटिव है तो इस बंदे में, तो इस बंदे में अगर RH प्रेजेंट है तो एंटीजन था वो, और इस बंदे में एंटीजन वो नहीं था, तो इसमें जब ये एंटीजन चला जाएगा तो पहला बार के लिए तो ये बच जाएगा ब्लड ग्रुप, उतना रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस इंसान के पास नेचुरली एंटीबॉडी नहीं मिलता, हमने अभी देखा RH का एंटीबॉडी नहीं मिलता। बट सिंस इसने RH एंटीबॉडी को एनकाउंटर कर लिया इस इंसान ने, तो इसका बॉडी क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना के रेडी रखेगा कि आजा अगला बार तब दिखाता हूँ, जो कि हमारा कोविड में भी हो रहा है। पहला बार एनकाउंटर कर रहे हैं तो आपका इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, तब आपका एंटीबॉडी बना के रेडी रह रहे हैं कि दूसरा बार जब आएगा कोविड तो हम अटैक कर देंगे। तो यहाँ भी सिमिलर केस है, पहला बार RH आया तो चलो नॉर्मल है, बट दूसरा बार इस बंदे को किसी अगर RH पॉजिटिव ने ब्लड दे दिया तो इस बंदे के पास ऑलरेडी RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन के रेडी है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। इसलिए ब्लड देने से पहले RH मैचिंग भी करते हैं, ठीक है। सो RH के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जो है नेचुरली नहीं मिलता। सो RH नेगेटिव वाला पर्सन जो है कैन रिसीव RH पॉजिटिव ब्लड ओनली वंस, एक बार ही, ठीक है। बट इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज, सिंस एंटीजन आ गया तो एंटीबॉडी बनाने लगेगा उसके ब्लड में। सो जब सेकंड ट्रांसफ्यूजन करोगे RH पॉजिटिव ब्लड से तो उसका अंदर में बन चुका है एंटीबॉडी और एग्लूटिनेशन करवा देगा। इसलिए RH ग्रुप को भी ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले चेक करना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एक प्रॉब्लम से, डेट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस। इसमें क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ। ये जो होता है आपका बेसिकली RH इनकम्पैटिबिलिटी होने का वजह होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी में होता है नॉर्मली। देखिए इरिथ्रो मतलब आरबीसी के साथ खेला है, फर्टालिस मतलब बच्चे के साथ जो पेट में है। सो ये कब होता है कि अगर आपका मदर जो है RH नेगेटिव है, मतलब RH एंटीजन नहीं है, और पहला फीटस जो है RH पॉजिटिव है, ठीक है, पहला फीटस जो है मे बी फादर RH पॉजिटिव था तो फीटस हो सकता है वो एलील से आके, तो पहला फीटस RH पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो पहला बच्चा जो है उसका ब्लड RH पॉजिटिव है, मदर का RH नेगेटिव है, बट वो ब्लड का मिक्सिंग नहीं हुआ। क्यों? उसको कौन सेपरेट करके रखता है? प्लेसेंटा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ा दिया है प्लेसेंटा, सब कुछ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सो पहला बच्चा बचा हुआ है, माँ के ब्लड के साथ मिक्सिंग नहीं हो रहा है, इसलिए माँ एंटीबॉडी नहीं बना रही है। सो पहला बच्चा नॉर्मली आराम से निकल जाएगा, बट डिलीवरी का समय में RH एंटीजन जो होता है फीटस का, वो मिक्स हो जाएगा मदर ब्लड के साथ ड्यूरिंग डिलीवरी। तो मदर को RH एंटीजन देख के फॉरेन पार्टिकल बॉडी लेगा, तो मदर क्या करेगी, आपका प्रिपेयर करना चालू कर देगी एंटीबॉडीज फॉर RH। तो जब दूसरा प्रेगनेंसी होगा तो उसमें भी बच्चा RH पॉजिटिव ही होगा, पर इस केस में क्या है, मदर ऑलरेडी RH एंटीबॉडी बना के रखा है, तो ये एंटीबॉडी क्या कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सेकेंड बेबी जो है उसका RBC सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करने लगेगा RH को, तो RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो उसको जॉन्डिस, ब्लड काउंट्स कम, एनीमिया हो जाएगा और मर भी सकता है सेकेंड बेबी। तो भैया इसका क्या उपाय है? तो इसका एक ही उपाय है, जैसे ही आपका डिलीवरी हो गया ये केस में, ठीक है, तो जैसे आपका डिलीवरी हो गया तो आप क्या करोगे, इससे पहले माँ आपका RH एंटीबॉडीज बनाए इसके अगेंस्ट में, आप उसे एंटीबॉडी ना बनाने दो, इसलिए आप एंटी RH एंटीबॉडीज डाल दोगे। आप इससे पहले माँ एंटीबॉडी बनाए RH के अगेंस्ट में, आप उसको ना बनाने दो बोलकर उसका एंटी वाला इंजेक्शन डाल दोगे, ठीक है, ताकि वो एंटीबॉडी ही ना बना पाए RH के अगेंस्ट में, ताकि फिर से जब सेकेंड बच्चा भी हो तो वही केस हो। RH पॉजिटिव से भी कोई बात नहीं, क्योंकि मदर का तो अभी आपका है ही नहीं आपका एंटीबॉडी, ठीक है। सो समझ के बाद थ्योरी मजा आता है, आप बस पढ़ते रहो। देखो ये RH इनकम्प्लीट का वजह से होता है बिटवीन RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस का ब्लड का वजह से। RH एंटीजन मिक्स नहीं होता मदर ब्लड के साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्लेसेंटा दोनों को सेपरेट करके रखते हैं, ठीक है। बट डिलीवरी का समय में पॉसिबिलिटी होता है कि मदर का ब्लड फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड के साथ मिल जाता है, जिसके वजह से मदर में आपका RH एंटीबॉडीज बनने लगता है, ठीक है। सो दूसरा प्रेगनेंसी होने से RH एंटीबॉडीज जो होता है मदर से, वो फीटस का ब्लड में चला जाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा उसका RBC को,
जिसके वजह से इसको सेवियर एनीमिया जॉन्डिस होगा। और इसी कंडीशन को आप कहते हो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस। ऑलराइट, तो इसका उपाय क्या है? इट कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्टरिंग एंटी-RH एंटीबॉडीज। RH एंटीबॉडी बनाएगा, उसके अगेंस्ट में एंटी वाला, एंटी मतलब रोकने वाला इंजेक्शन डाल दो तुम, टू दी मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो आपका ना माँ का एंटीबॉडी बनेगा और ना ही एंटीबॉडी बनेगा, तो ना ही ऐसा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो देखिए कितना आराम से हमारा सब कुछ हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कि हाथ कटता है तो कैसे कोआगुलेशन होता है, खून निकलना कैसे बंद होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका टिश्यू इंजर्ड होता है, कहीं भी कटता है तो आपका वहाँ प्लेटिलेट्स ब्रेक हो जाता है। हमने देखा था प्लेटिलेट्स का रोल क्लोटिंग में। तो अभी क्या होगा, वो प्लेटिलेट्स ब्रेक हो गया, कुछ फैक्टर रिलीज कर देंगे। ठीक है, वो क्या रिलीज करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन या प्रोथ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम रिलीज कर देगा। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोथ्रोम्बोकाइनेस भी कहते हैं। ठीक है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका कैल्शियम का प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक्टिव है ये। और थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब थ्रोम्बोकाइनेस। देखो इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन में कन्वर्सन में हेल्प करता है और उसका प्रोडक्ट तीसरे रिएक्शन में हेल्प करता है। तो इस सीरीज ऑफ जो रिएक्शन होते हैं ना, जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इसको हम कास्केड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। सर रिएक्शन को कास्केड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कास्केड ऑफ रिएक्शन, तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा या थ्रोम्बोकाइनेस, वो क्या करेगा आपका अनदर फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। देखो एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, एक प्रोडक्ट बन के दूसरे कन्वर्सन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, एंड फाइनली आपका ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन आपका फाइब्रिनोजेन जो प्लाज्मा में था, ये मिस्टेक है, ये सोल्यूबल होगा नॉट इनसोल्यूबल, क्योंकि प्लाज्मा में अगर इनसोल्यूबल होता है तो वहीं क्लोट बना रहता है ना। सो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है तो इनसोल्यूबल होता है वहाँ, सोल्यूबल होता है, आराम से सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में। सो ये थ्रोम्बिन क्या करेगा आपका फाइब्रिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में आपका प्लाज्मा में प्रेजेंट है ना, सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन, उसको ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देगा इनटू इनसोल्यूबल, ये इनसोल्यूबल होगा इनसोल्यूबल फाइब्रिन में, मतलब इनसोल्यूबल, अब मतलब इनसोल्यूबल है। वो क्या करेगा ये फाइब्रिन, ये आपका इस तरह के स्पाइडर की तरह ऐसा कर लेगा, ऐसा जाली बना देगा ताकि ब्लड सेल्स जो निकल रहे थे वो निकल ना पाए, और ऐसा करके ट्रैप कर लेगा। और वही ट्रैप करने से आपका जो क्लोट बन जाता है। ठीक है, और जब आपका क्लोट बनने को रहता है, ब्लड रुक जाता है, तो उसके बाहर में थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है ना, कलरलेस पानी, वो है आपका सेरम। वही है आपका प्लाज्मा, बट उसमें आपका क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, फाइब्रिनोजेन नहीं रहता, क्योंकि फाइब्रिनोजेन तो आपका इनसोल्यूबल फाइब्रिन बन गया है, तो थोड़ा बहुत वो प्लाज्मा वाटरी फ्लूइड जो है वो निकल जाता है, तो वही होता है आपका सेरम। यू कैन फील दैट। ठीक है, सो इसको चलो दिखा देते हैं आपको वहाँ से, आप फिगर से आराम से। सो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड स्टेप, तो साइट ऑफ इंजरी जहाँ से होगा वहाँ से आपका, ठीक है, प्लेटलेट्स रिलीज कर देगा आपका प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को। ठीक है, जो कि आपका कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन में, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, कैल्शियम का प्रेजेंस में आपको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाएगा। ठीक है, और फिर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, आपका फाइब्रिनोजेन जो सोल्यूबल प्रेजेंट है प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में, इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा इनसोल्यूबल, और ये फाइब्रिन आपका क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा डैमेज एंड डेथ फॉर्म सेडिमेंट को। ठीक है, और क्लोट या कोगुलम बना लेगा इस तरीके से। देखिए यहाँ ओपन है, ब्लड सेल्स पूरा बाहर निकल रहा है आपका खून, और ये क्या करेगा फाइब्रिन, देखो जाली जैसा बना लिया, देखो यहाँ में ट्रैप कर रहा है, जाने नहीं देगा बाहर में, तो क्लोट बन गया भाई आपका। ठीक है, सो वेरी सिंपल। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम मैं क्विक यहाँ दे देता हूँ, फिर वहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्विक बता देता हूँ। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, हमें पता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि रिसेंटली हमने कॉकरोच में पढ़ा, कि इसका जो बॉडी कैविटी होता है वहाँ से डायरेक्टली ब्लड जाता है साइनसेस के थ्रू से हार्ट में। कोई ब्लड वेसल्स वेल डेवलप नहीं होता, ब्लड वेसल्स हमारी तरह आर्टरी वेन नहीं होता। ठीक है, सोशल सर्कुलेटरी सिस्टम का आप बोलते हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड थ्रू साइनसेस से जाएगा। किस में होता है, तो आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में। और क्लोज मतलब क्या, ब्लड जो है आपका वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, आर्टरी वेन्स में क्लोज ब्लड वेसल से ट्रेवल करेगा, तो उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे एनिलिडा एंड मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ओनली वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सो इसी को अभी हम देख लेते हैं, आपका आर्टरी वेन एवरीथिंग। सो ओपन एंड क्लोज, ओपन क्या होता है आपका, देखिए जो साइनसेस के थ्रू से बॉडी फ्लूइड से डायरेक्टली जाते हैं हार्ट में। ठीक है, साइनसेस के थ्रू से देखिए,
ओपन है जो आपका आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में दिखता है, और क्लोज जो है आपका एनिलिचा एंड कॉर्डेट्स में जो दिखता है, ब्लड वेसल से आपका जो ट्रेवल करेगा, ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स का अगर बात बोल ही दिए तो आज ये ब्लड वेसल्स देख लेते हैं कितना प्रकार का होता है। सो ब्लड वेसल्स आपका 3 होता है, आर्टेरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैसे क्या है अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, सो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आर्टेरीज के बारे में, ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो पता है। तो आर्टेरीज क्या होता है आपका, ये कैरी करता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी टिश्यू। मतलब आर्टेरी जो है हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है उसको पूरा बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डेट इज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट एक, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। सो याद रखने का, लंग का केस में उल्टा हो जाता है चीज़, ऐसे याद रख लेना, एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा, टॉपिक है इसमें। ठीक है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी है पल्मोनरी तो नियम से ऑक्सीजनेटेड, बट ये डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है। ठीक है, और एक केस है अब वेन, वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, बट जैसे मैंने बोला लंग्स में उल्टा होता है, तो पल्मोनरी वेन बोलने से आपको पता चलना चाहिए उल्टा होगा वहाँ, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ठीक है, सो ये आर्टरी से आपका स्मॉल ब्रांचेस निकलते हैं जिसे आप बोलते हो आर्टेरियोल्स। यहाँ देखिए ये आर्टरी है, वहाँ से कुछ स्मॉल ब्रांच निकलेंगे जिसे आप बोलोगे आर्टेरियोल्स। ठीक है, आर्टरीज का आपका 3 लेयर होता है, आर्टरी जो है 3 लेयर का होता है। आउट इनर का जो लेयर होता है ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, इनर लेयर जो कि स्क्वामस एंडोथेलियम से बना हुआ है, याद रखिएगा इनर लेयर ये। मिडिल लेयर जो होता है वो होता है ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, जो स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर का बना होता है। एंड आउटर जो होता है एक्सटर्नल आउटर लेयर वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनाता है विद कोलेजन फाइबर, क्योंकि इसको थोड़ा टफ होना पड़ता है, आउटर लेयर है ना। ठीक है, तो 3 लेयर से बनता है। सिमिलरली वेन भी आपका इसी तरह से 3 लेयर में बनता है, पर वेन्स का क्या होता है, ये जो आपका होता है ना मिडिल लेयर वो थिन होता है, इसमें काफ़ी मोटा है। सो ये सपोज अगर आर्टरी है इस तरीके से सपोज, तो वेन होगा। सिंस वेन में मिडिल लेयर जो होता है पतला होता है ना, तो वेन का जो लूमेन है ना, लूमेन काफ़ी सेंटर ऐसा लूमेन काफ़ी बड़ा होता है, और आर्टरी का थिक होता है, इसलिए आर्टरी से ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर में पार होता है, क्योंकि थिन है यहाँ लूमेन, और वेन में कम प्रेशर से जाता है। ठीक है, सो वेन, तो वेन पता ही आपको ये क्या करेगा, हार्ट को कैरी करेगा टुवर्ड्स हार्ट, टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट की ओर लेके जाएगा, डेट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स के केस में उल्टा होता है, पल्मोनरी वेन, वेन सुन के लगेगा आपका ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जी नहीं, पल्मोनरी का बात हो रहा है तो ये उल्टा होगा, डेट इज दिस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसका स्मॉल ब्रांचेस होगा आपका वेन्यूल्स होता है। ठीक है, और वेन्स भी तीन लेयर का होता है, बट ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो काफ़ी पतला होता है यहाँ, और इससे भी स्मॉल ब्रांचेस निकलेंगे जो वेन्यूल्स बनाएंगे। ठीक है, सो आर्टरी जो होता है आपका वो आर्टेरियोल्स बनेगा। ठीक है, आर्टरीज डिवाइड करेगा आपका थिन वॉल में ऐसा वेसल्स में, जिससे आप बोलोगे आर्टेरियोल्स, और वो यूनाइट करेंगे दुनिया भर का, बाद में जाकर बनेंगे कैपिलरीज। यूनाइट करके यहाँ में देखिए आर्टरी से आर्टेरियोल्स बना, आर्टेरियोल्स बहुत सारा यूनाइट करके आपका कैपिलरीज बनेगा, कैपिलरीज यूनाइट करके आपका वेन्यूल्स बनेगा, और वेन्यूल्स से फिर वेन। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, टिश्यू में दिया, रिएक्शन हुआ, जो आपका बाय प्रोडक्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वो इधर से वेन्यूल्स के थ्रू से होकर वेन में जाएगा, और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ उसको हार्ट्स की ओर लेके जाएगा। कैसे ये सब तो हम देखेंगे इसको भी, डोंट वरी। ठीक है, सो आर्टरी वेन भी हमारा आराम से हो गया। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में हार्ट जो है कितना चैम्बर का होता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, देखिए अभी। सो सारा मुद्दा यहीं से क्लियर कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन में PDF से बता देता हूँ। ठीक है, तो फिशेस जो होते हैं उनमें जो हार्ट होता है आपका 2 चैम्बर का होता है, एक ओरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, 2 चैम्बर का हार्ट होता है। ठीक है, आपका फिशेस में। एंड एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, ऑल रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक है, सारा रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, और एम्फीबियन में आपका 3 चैम्बर हार्ट होता है, डेट इज 2 ओरिकल होगा आपका। ठीक है, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, और एक सिंगल वेंट्रिकल होगा। ठीक है, और उनका जो बीच में सर्कुलेशन होगा उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों, तो थोड़ा देर में पता चलेगा। और मेमल्स एंड बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल में आपका 4 चैम्बर हार्ट होता है, मतलब 2 एट्रिकल एंड 2 वेंट्रिकल, और उसमें जो सर्कुलेशन होगा उसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो क्यों, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। सो फिशेस में आपका 2 चैम्बर होता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। एम्फीबियन में 3 चैम्बर, 2 एट्रिया एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ठीक है, और क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल में 4 चैम्बर का होता है आपका। तो सर्कुलेशन सिंगल होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन होता है ना। सिंगल सर्कुलेशन आपका दिखाई देता है फिशेस में,
जिसमें आपका एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। सो इसमें होता क्या है कि देखो एक्सचेंज कहाँ होगा ऑक्सीजन का, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, हमारे जैसे लंग्स से होता है, मछली का क्या है, गिल्स है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, फिर जाता है गिल्स के पास, वहाँ वो ब्रीदिंग करेगा तो उसका वहाँ जाएगा ऑक्सीजन, तो गिल्स से आपका रिलीज होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जाएगा बॉडी पार्ट्स में, रिएक्शन होगा तो वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और हार्ट के पास आएगा। तो हार्ट के पास एक ही बार ब्लड आ रहा है सर्कुलेट करके, तो इसे हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। नाउ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है, देखो हमेशा याद रख लो कि लेफ्ट एट्रियम, हमारा भी वही लेफ्ट साइड जो है ना, लेफ्ट एट्रियम जो है हार्ट का, वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो सकता है गिल से रिसीव करें अगर एक्वाटिक एम्फीबियन है तो, लंग्स हो सकता है अगर टेरेस्ट्रियल है तो, या फिर स्किन जैसे फ्रॉग्स में कभी कभी होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम लगा, क्योंकि यहाँ 2 एट्रियम होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और एक वेंट्रिकल होता है, सिंगल वेंट्रिकल, ठीक है। सो यहाँ 2 एट्रियम है पर वेंट्रिकल एक ही है नीचे में। सो एंड राइट एट्रियम हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, ठीक है, अपर अदर बॉडी पार्ट्स हैं। हाउएवर दे गेट मिक्स अप, वो एक सिंगल वेंट्रिकल में जाके खुलते हैं जहाँ आपका ब्लड जो है मिक्सिंग हो जाता है। सो भाई 2 जगह से तो आया, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, बट गया एक जगह में, सर्कुलेशन 2 जगह से हुआ पर गया एक जगह में, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल तो है बट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, जो 3 चैम्बर वाला हार्ट में दिखेगा। और हमारे में तो 4 चैम्बर होता है भाई, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, ऑलरेडी मैंने बोला, जो पास करेगा किसको, राइट वेंट्रिकल को, क्योंकि हमारा 2 एट्रिकल 2 वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट एट्रियम लेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑलरेडी हमने बोला वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, सो वेंट्रिकल उसको सेपरेटली पंप करेगा, कोई मिक्सिंग नहीं होता है ब्लड का। सो ब्लड आपका 2 बार पंप होता है, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन से, जो थोड़ी देर में हम देखेंगे। सो 2 बार सर्कुलेट होता है हार्ट से ब्लड आपका अलग अलग से, तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट हार्ट। सो आते हैं अभी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो काफ़ी बच्चों को बहुत टफ लगता है। आई विल मेक श्योर कि ये सबसे इजी टॉपिक बन जाएगा आपका, ऐसे ट्रिक से हम पढ़ेंगे। सो हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है डेट कंसिस्ट ऑफ हार्ट। ऑब्वियसली हार्ट क्या है, मोटर की तरफ काम कर रहा है, मोटर पंप करता है, तो हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, लेके कौन जाता है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और जाएगा कहाँ, मतलब ब्लड के थ्रू से ही तो जाएगा, ब्लड ही तो जा रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन करवाने न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का। तो हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आपका मटर, और मटर के लिए पाइप होता है आपका, जैसे पाइप होता है, और पाइप से आपका पानी जाता है, तो हमारा पंप है हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स और ब्लड जाएगा। अब ह्यूमन हार्ट जो होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ध्यान रखना है। सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में, यहाँ में 2 लंग्स के बीच में होता है, बट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर होता है, ठीक है, यहाँ में होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड की होता है। सो थोरेसिक कैविटी में होता है इन बिटवीन 2 लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। और हार्ट जो होता है वो डबल लेयर से कवर होता है, उस डबल वाले लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो सपोज ये अगर डबल लेयर वाला इस तरीके से, तो उनके बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और उस स्पेस में आपका फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो उसका जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है वाल्स के बीच में, ठीक है। सो ये हो गया इसका कहानी हार्ट। अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसका बारे में मेरे स्टाइल में, कि ह्यूमन हार्ट का बारे में, ठीक है। पहले इस डायग्राम से मैं आपको सारा चीज़ समझा देता हूँ, फिर आप आराम से समझ लेना, लैंग्वेज बता दूंगा। इस डायग्राम को समझो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने हार्ट का 4 चैम्बर बना के रखा हुआ है, और ये हार्ट आप समझ लो मेरा हार्ट को देख के पढ़ रहा है, तो यहाँ में है मेरा लेफ्ट, इधर में राइट, ठीक है। तो एट्रिया हमेशा ऊपर होता है, वेंट्रिकल हमेशा नीचे होता है, तो ये मेरा हार्ट को देख के पढ़ रहा है, समझो वैसा आपको दिखेगा वैसा, ठीक है ना। सी बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ईजी है, डोंट वरी। सो हार्ट में हमको पता है 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। सो एट्रिया छोटा होता है, वेंट्रिकल्स थोड़ा बड़े होते हैं, और वेंट्रिकल्स से जो पंपिंग होता है ब्लड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में पंप होता है, इसकी वजह से वेंट्रिकल्स का जो वाल होता है वो काफ़ी मोटा होता है। ये सब जो वाल्स होता है वेंट्रिकल्स का काफ़ी मोटा होता है, एट्रिया का थोड़ा पतला होता है, तो हम देखेंगे अभी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हार्ट से। सो हार्ट का 4 चैम्बर है, 2 एट्रिकल एंड 2 वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। 2 एट्रिया का बीच में भी एक वाल होता है। सो एट्रिया का बीच में वाल है तो उसे क्या बोलोगे, इंटर एट्रियल सेप्टम, एट्रिया का बीच में है तो इंटर एट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल के बीच में भी वाल होगा तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेपरेट करके रखा है 2 वेंट्रिकल को। सो देखो नाम में ही सब कुछ है, इंटर एट्रियम एंड इंटर वेंट्रिकल।
और ये देखो, ये ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, इनको भी एक वाल सेपरेट करके रखा हुआ है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों यूज कर दिया तो भाई दो का बीच में है, इसको याद ही नहीं करना है, ठीक है। नाउ एट्रियम से जो वेंट्रिकल में खुलेगा तो वहाँ में एक वेल्व होता है, ठीक है, तभी तो ब्लड पास हो पाएगा ना एट्रियम से वेंट्रिकल में। सो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने में जो यहाँ में जो वेल्व होता है वो 3 मस्कुलर फ्लैप से बना रहता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं आप इसे? ट्राइकस्पिड वाल्व। कैसे याद रखोगे? सो RAT, राइट एट्रियम से जो राइट एट्रियम से तो राइट वेंट्रिकल ही जाएगा ना, तो राइट एट्रियम से जो वाल्व खुलता है राइट वेंट्रिकल के लिए वो है रेट से ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर? सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम से जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए जो यहाँ वाल्व होता है वो 2 मस्कुलर फ्लैप का होता है, कस्प का, उससे आप बोलते हो बाइकस्पिड वाल्व। तो लेफ्ट एट्रियम से जो खुलेगा बी, दैट इज बाइकस्पिड वाल्व। इसे मिट्रल वाल्व भी कहते हो। यहाँ तक क्लियर है? आराम से, बढ़िया है। सो सॉलिड, आराम से याद रहेगा, ठीक है। और वेंट्रिकल से भी आपका ब्लड पंपिंग होता है, ठीक है, तो वहाँ में आपका सेमिनुलर वाल्व प्रेजेंट होता है, याद रखना, सेमिनुलर वाल्व, ठीक है। सो देखो आप क्या होने वाला है। सो क्या होता है, ये आपका हो गया लंग्स। तो लंग्स से क्या होगा, आपको आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स का केस में हमारा उल्टा हो जाता है, कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन, याद रखना है। ये ब्लड लेके आया आपका कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आपका ब्लड जो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ एक वाल्व होगा डेट इज बाइकस्पिड वाल्व से, वो खुल जाएगा, चला जाएगा। अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा आपका, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाना है तो कैसे जाएगा? तो एओर्टा से जाएगा। एओर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में, तो एओर्टा में ओ आ रहा है मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, आपका बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। बॉडी पार्ट से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो आपका बॉडी पार्ट से कौन कैरी करके लेके जाएगा? वीना कबा कैरी करके लेके जाएगा। कहाँ? तो वीना कबा आपका राइट एट्रियम में कैरी करके लेके जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और ये आपका राइट वेंट्रिकल से फाइनली जो है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स में पहुंच जाएगा। तो ये कौन कैरी करेगा? ऑलरेडी बता दिया हमने, पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरीके से होता है आपका सर्कुलेशन पूरा। क्लियर है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा? एओर्टा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कबा राइट एट्रियम में ले जाएगा, वहाँ से वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपका लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने बोला लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड रिसीव करता है, राइट जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड। सो देखो हार्ट आपका कितना आराम से क्लियर करवा दिया मैंने सिंपल डायग्राम से। सी कितना आराम से मैंने आपका हार्ट जो है क्लियर करवा दिया सब कुछ। अभी लैंग्वेज में भी बता दूंगा आपको। और आर्टरी आपको जिसे पता है कि उसका जो मीडिया वाला लेयर होता है वो काफ़ी मोटा होता है, जिसके वजह से इसका ल्यूमेन छोटा होता है, और वेन्स का ल्यूमेन काफ़ी लार्ज होता है क्योंकि इसका ट्यूनिका मीडिया जो मिडिल लेयर है वो थिन होता है, ठीक है। सो देखो आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट मैंने एवरीथिंग यूँ बता दिया मैंने, ठीक है। और ये हम लोग को जो डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? सो पहले लंग्स का सर्कुलेशन होता है, देखो लंग्स से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आपका आर्टरी में, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया लंग्स में। सो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है लंग्स के थ्रू, लंग्स का बीचों में, लंग्स से आपका लेफ्ट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल से आपका लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे सर्कुलेशन का बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका बॉडी पार्ट्स में गया और बॉडी पार्ट से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया। सो ये जो बॉडी पार्ट वाला जो खेल हो रहा है ना, इसे आप बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आपका क्या होता है, ऑक्सीजन चला जाता है टिश्यूज में, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चला जाता है, ठीक है। सो देखिए आपका एक ही ब्लड, सेम ब्लड आपका हार्ट में आया निकला, और सेम ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद दोबारा हार्ट में आया और तब लंग्स के पास गया। समझ रहे हो बात को? लंग से आपका हार्ट में ब्लड आया, देखिए ऐसा ब्लड आया बॉडी पार्ट्स में चला गया, एक बार आया ना हार्ट में, हार्ट से निकल गया, यही बात दोबारा हार्ट में जा रहा है और फिर तब लंग्स में जा रहा है। तो एक ही ब्लड हार्ट में 2 बार सर्कुलेट कर रहा है, तो इसलिए ऐसा सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, एक पल्मोनरी एक सिस्टेमिक। सो सिंपल, क्लियर है? अभी आपको मैं लैंग्वेज से बता रहा हूँ। सो ऑलरेडी मैंने वहाँ सब कुछ बता दिया, यहाँ बस लैंग्वेज में देखते हैं।
सो हार्ट मेसोडर्म से डिराइव होकर रखा है, लोकेट होता है इस एरिया को आप बोलते हो जहाँ ये लोकेटेड है थोरेसिक कैविटी में बिटवीन दी टू लंग्स, उसे आप बोलते हो मेडियस्ट, ठीक है, मेडियस्टिनम। नाउ ये डबल लेयर से पेरिकार्डियम से प्रोटेक्टेड है, उनके बीच में जो स्पेस होता है आप उसे बोलते हो पेरिकार्डियल स्पेस। वहाँ एक फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन दी हार्ट वॉल एंड दी सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। नाउ बहुत ही सिंपल है, हार्ट आपका 4 चैम्बर का है, 2 अपर एट्रिया होता है, 2 लोअर वेंट्रिकल्स होता है। वाल्स जो होता है आपका वेंट्रिकुलर्स का, ऑलरेडी मैंने बोला वेंट्रिकल्स का जो देखिए वाल से काफ़ी मोटा होता है, देखिए काफ़ी थिक होता है। देन द एट्रिया, 2 एट्रिया आपका आपस में सेपरेटेड होकर रखा है थ्रू इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, ये आपस में सेपरेटेड है आपका इंटर एट्रियल सेप्टम से एंड वेंट्रिकल बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। सो इन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल देयर, वहाँ में और एक थिक फाइब्रस काफ़ी मोटा वाल होता है, ठीक है, जिसे आप बोलते हो एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑलरेडी हमने बोल दिया है। ए ट्राइकास्पिड वाल्व 3 मस्कुलर वेल्व या कस्प प्रेजेंट होता है जो ओपनिंग करता है बिटवीन राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, RAT, जिसे ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हो। एंड LAB, एक वाल्व होता है बाइकास्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व जो गार्ड करता है ओपनिंग किसका, LAB, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक, जिसे आप बोलते हो बाइकास्पिड वाल्व। ऑलराइट, ऑलरेडी बता दिया मैंने। सो बल्ब का काम क्या होता है, बल्ब का काम होता है ब्लड आपका एक ही डायरेक्शन में जाए, ठीक है, वन डायरेक्शन में आपका फ्लो करे, बैक फ्लो ना हो। सो ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड बल्ब क्या करते हैं, अलाउ करते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वापस आने नहीं देते हैं, ठीक है। सो राइट वेंट्रिकल हैज एन ओपनिंग टू पल्मोनरी आर्टरी, अभी हमने देखा राइट वेंट्रिकल, ठीक है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हैज एन ओपनिंग टू एओर्टा। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, एओर्टा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में लेके जाएगा। उनका ओपनिंग में भी बल्ब होता है जो मैंने आपको बोला था सेमिनुलर बल्ब, जो कि बैकफ्लो प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। सो यही स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अब देखिए आराम से देखिए, पूरा चीज़ मैंने अपना सिंपल डायग्राम से समझा दिया आपको, ठीक है। नाउ अभी देखेंगे आपका कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कि हम लोग का हार्ट बीट कैसे करता है। कंडक्टिंग सिस्टम बहुत ही सिंपल है, इसको भी समझे, बहुत ही सिंपल। सो हम लोग का जो हार्ट है वो उसमें इंक्लूड होता है आपका नोडल टिश्यूज, कुछ बंडल्स एंड फाइबर्स। सो नोडल टिश्यूज स्पेशलाइज प्रकार के कार्डियक मसल्स होते हैं जो हमारे हार्ट वॉल में प्रेजेंट होते हैं, डेट आर ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है, इनके पास पावर होता है, दे कैन क्रिएट इम्पल्स, अपने आप एक्साइट हो जाते हैं। नहीं तो तुम ऐसा थोड़ी हो, हार्ट एक ऐसा चीज़ है जो आपका जन्म से लेकर आपका एंडिंग तक ये चलते रहता है ऑटोमेटिकली, ऑटो एक्साइटेबल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नोडल टिश्यूज। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसे नोड जो कि आपका राइट अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है एट्रियम का, और एक होता है एवी नोड, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। लोकेशन आपको डायग्राम देख के याद रख लेना है। देखो ये आपका राइट एट्रियम है, सो देखो एसे नोड आपका ऊपर में प्रेजेंट होता है, ऊपर किस तरफ में, आपका राइट अपर कॉर्नर। वेंट्रिकल भी आपका यहीं प्रेजेंट है, एवी नोड राइट एट्रियम में, बट ये क्या है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। सो क्या होता है आपका बेसिकली, ये एवी नोड देखिए, यह आपका एसे नोड है, एसे नोड आपका एवी नोड के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। ये एवी नोड क्या करेगा, फ्रॉम द एवी नोड ए बंडल ऑफ फाइब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, मतलब एवी बंडल, एवी नोड से यहाँ से आपका इसको क्रॉस करते हुए ये आपका जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना, वहाँ से कुछ बंडल्स पास होंगे, इसे डिवाइड होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए इस फिगर में, passes through the atrioventricular septum and divides into right and left branches, और ये इस तरह से डिवाइड होके अब फिर से उधर चले जाएंगे आपका वेंट्रिकल्स में और स्प्रेड हो जाएंगे। Each branches pass through the ventricular wall इस साइड, इस तरीके से जा रहे हैं, देखो इस तरीके से, ठीक है। एंड इन द वेंट्रिकुलर वॉल यह जाके और छोटा छोटा ऐसा स्ट्रक्चर में टूट जा रहा है। इन द वेंट्रिकुलर वॉल इट ब्रेक्स अप इनटू माइन्यूट फाइबर, जिसे आप परकिंजी फाइबर कहते हो, ठीक है। और ये जो आपका बंडल से, इसे आप बोलते हैं बंडल ऑफ फिश, यहाँ से जो लेफ्ट और राइट में जा रहा है ना एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से एवी नोड से, उसे आप बोलते हो बंडल ऑफ फिश, दैट इज लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट बंडल ऑफ फिश, राइट में होगा तो राइट बंडल ऑफ फिश। नोडल टिश्यू जो है दैट कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, किसी का जरूरत नहीं है स्टिमुलस देने का कि भाई एक्साइट करो तब पंपिंग करेगा, हार्ट कंट्रैक्शन करेगा, ऑटो एक्साइटेबल होता है, ठीक है। एंड ऐसे नोड जो होता है आपका, अगर आपका ये जो होता है ऐसे नोड जो होता है, इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल,
कंट्रैक्शन जनरेट करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, और मिनट में आपका 70 से 75 बार करता है। तो 70-75 का अगर एवरेज लो तो 70 + 75 डिवाइडेड बाई 2, तो 72 टाइम्स एवरेज में हार्ट बीट करता है। ड्यू टू दिस योर एसए नोड, क्योंकि वो ऑटो एक्साइटेबल होता है तो इसलिए हम उसे पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। अगर आपका एसए नोड डैमेज हो गया तो एवी नोड भी कर सकता है, ऑटो एक्साइटेबल ही होता है, बट वो काफ़ी कम करेगा, 72 टाइम्स पर मिनट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ समय तक पेशेंट को सर्वाइव कर सकता है। सो इस तरीके से आपका हार्ट का कंडक्शन होगा। अब पंपिंग कैसे होता है, कंट्रैक्शन कैसे होता है, वो हम कार्डियक साइकिल में देखेंगे। सो आज ये अपना वाला स्टाइल में दिखा देते हैं। ये हार्ट है। सो ये राइट एट्रियम जो है, यहाँ में राइट अपर कॉर्नर में आपका एसए नोड होता है जो ऑटो एक्साइटेबल होता है। ठीक है, यहाँ से नोडल टिश्यूज के थ्रू से आ जाएगा एवी नोड में। एवी नोड जो होता है आपका, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से ऐसा लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है। तो इसे आप कहते हो बंडल, लेफ्ट वाले को लेफ्ट बंडल बंच, राइट वाले को राइट बंडल कहते हो। फिर ये जाएगा आपका वेंट्रिकुलर वॉल में, जाके वहाँ से और कुछ फाइबर्स निकलेंगे जिससे आप बोलोगे पुर्केंजी फाइबर्स, और इन्हें मिला के आप बोलोगे बंडल ऑफ हीस। ठीक है, ऐसे नोड को आप पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं बिकॉज दे आर ऑटो एक्साइटेबल, जो कि इम्पल्स जनरेट करता है हर मिनट में 70 से 75 बार, डेट इज एवरेजली 72 टाइम्स पर मिनट। अभी हम देखेंगे कार्डियक साइकिल एकदम सिंपल तरीके में, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सो नाउ कार्डियक साइकिल काफ़ी ईजी है ये साइकिल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बाद में आपको ब्रीफली भी समझा दूंगा ट्रिक के साथ। सो कार्डियक साइकिल मतलब क्या आपका, इट इज़ द साइकिल ऑफ साइक्लिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट फॉर ब्लड पंपिंग। हार्ट हम का कंट्रैक्ट करते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं कंट्रैक्ट करके फिर रिलैक्स होता है, फिर कंट्रैक्ट, उसी को हम बोलते हैं आपका कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में आपका 3 फेजेस होता है। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड के लिए लास्ट करते हैं एक साइकिल। तो इसमें 3 फेजेस होता है। जॉइंट डिसिस्टोल जो 0.4 सेकंड का होता है, एट्रियल सिस्टोल जो 0.1 सेकंड के लिए होता है, एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए होता है। सो हो गया 8 सेकंड। सो देखिए होता कैसे, मैं बता रहा हूँ। इसे पकड़ लीजिए ऊपर का आपका 2 एट्रिया, इसे पकड़ लीजिए वेंट्रिकल। सो नॉर्मली ये रिलैक्स स्टेट में रहते हैं दोनों, रिलैक्स। तो ये जब रिलैक्स स्टेट में होता है ना, तो लेफ्ट एट्रियम, यहाँ से जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट और राइट एट्रियम है, वहाँ से आपका ब्लड फ्लो होते रहता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में स्लोली। ठीक है, क्योंकि बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व ओपन रहते हैं, बट इसका सेमिनुलर वाल्व नीचे वाले वेंट्रिकल्स का ओपन नहीं रहता है, वो क्लोज रहता है। सो ब्लड नॉर्मली फ्लो करते रहता है। वो 0.4 सेकंड के लिए चलता है, जॉइंट डायसिस्टोल। ठीक है, उसके बाद आपका एसए नोड जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, वो एट्रियम में है, तो एट्रियम क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कंट्रैक्ट करना चालू करेगा। देखिए, तो जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, सो ऑलरेडी ब्लड जा रहा था, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते ही 30% ज़्यादा वॉल्यूम में आपका ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल्स में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसा। देखिए अभी एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो वेंट्रिकल में आपका प्रेशर जनरेट होने लग गया, बढ़ने लग गया, ज़्यादा हो गया। प्लस आपका अब एसए नोड से आपका जो इम्पल्स है वो एवी नोड में जाएगा, और एवी नोड से आपका बंडल्स में चला जाएगा, लेफ्ट एंड राइट बंडल, एंड परकंजी फाइबर्स में जाके आपका पूरा वेंट्रिकल में इम्पल्स को ट्रांसमिट कर दिया, जिसकी वजह से अब वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होगा। सो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होगा, प्रेशर बिल्ड होगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होकर जब चालू होगा, तो ताकि इसमें ब्लड फ्लो ना हो ऊपर का एट्रियम में, बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है, और वो जब बंद हो जाते हैं इस समय में, तो आपका लब साउंड आता है। क्या? लब साउंड हार्ट का। ठीक है, आपका हार्ट का लब साउंड आएगा। ठीक है, अब ये और उस समय जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना चालू होगा, तो एट्रिया जो ये कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये रिलैक्स हो जाएगा। ऐसा रिलैक्स होते ही बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, दैट इज एट्रिया डिसिस्टोल हो जाएगा। डिसिस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, और वेंट्रिकल आपका सिस्टोल होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया। सो वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आपका यहाँ जो सेमिनुलर वेल्व था वो खुल जाएगा, और जब सेमिनुलर वेल्व खुल गया तो यहाँ से ब्लड पंप हो जाएगा। ठीक है, अभी रिलैक्स हो चुका है जो ऊपर का। अब वेंट्रिकल हाई रिलैक्स होगा। सो जब रिलैक्स होगा तो आपका ये सेमिनुलर वाल्व है वो भी अब बंद हो जाएगा, ताकि बैक फ्लो ना हो। ठीक है, तो उस समय आपका हार्ट का साउंड होता है डब। ठीक है, तो देखिए लब डब साउंड ऐसा आता है हार्ट का, ढक ढक नहीं होता है, लब डब होता है। तो अब ये 4 सेकंड के लिए, फिर 0.4 सेकंड के लिए दोनों जॉइंट डिस्टोल में हो गए। फिर से ऐसे नोट से आपका आएगा, आपका फिर से वहाँ एक्शन जनरेट होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा 0.1 सेकंड के लिए, यहाँ जाएगा, फिर ये डायसिस्टोल होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.3 सेकंड के लिए, एंड फिर जॉइंट डायसिस्टोल। ये कहानी चलते रहता है। सो सिंपल। ठीक है, यही कहानी चलता है। तो इसको लैंग्वेज में दिखा देता हूँ, चलिए, फिर आपको एक डायग्राम का ट्रिक से भी दिखा दूंगा।
So joint diastole. So it is the relaxed state of all the heart chamber. Relaxed state में है when bi and tricuspid valve are open, blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through left and right atrium. वहाँ से right atrium से left atrium से आपका blood flow हो रहा है आराम से. इसी स्टेज में आपका सेमिनुलर valve क्लोज रहता है. ठीक है, ऑलरेडी जैसे कि बोला हमने. अब ये जैसे हो रहा है आपका ऐसे नोट क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा. ऐसे रिजल्ट आपका एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा. इसे आप बोलते हो एट्रियल सिस्टोल, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो वेंट्रिकल में बाय 30% इंक्रीज होगा क्योंकि एट्रिया आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं. सो द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड बाय वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड एंड एवी बंडल. मतलब फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ फिश ट्रांसमिट इट थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, पूरा ट्रांसमिट कर दिया नीचे में अप टू पूरा परकेंजी फाइबर तक. ऐसे रिजल्ट अब वेंट्रिकल भी कंट्रैक्ट करने लगेगा और इसे बोलोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल. और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा उस समय एट्रिया रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है. दैट इज वेंट्रिकल अंडरगो डिसिस्टोल. ठीक है, नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे इंक्रीज होता है तो वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कंट्रैक्शन होता है. उसके वजह से क्या होता है, आपका बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होने लग जाता है ताकि आपका वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड ना जाए. तो उसकी वजह से आपका एक साउंड आता है हार्ट में लब. ठीक है, और सेमिनुलर वाल्व ओपन हो जाता है क्योंकि कंट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, सो डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर द पल्मोनरी आर्टरी. लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है आपका, सॉरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है आपका एओर्टा में चला जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट का समय में. मतलब सेमिनुलर वाल्व खुल गया. उसके बाद जाने के बाद तब वेंट्रिकल अब रिलैक्स करेगा, उसे बोलोगे वेंट्रिकुलर डिसिस्टोल. और वेंट्रिकल में प्रेशर गिरना चालू हो जाएगा जिसकी वजह से आपका सेमिनुलर वाल्व आपका क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट का साउंड निकलता है डब. ठीक है, ताकि आपका ब्लड फ्लो फिर से वेंट्रिकल में बैक फ्लो ना हो. एंड ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा. ठीक है, बाय द प्रेशर ऑफ एट्रिया. एंड फिर से आपका वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों जो है जॉइंट डायसिस्टोल मोमेंट में है. और वहाँ फिर 0.4 सेकंड के लिए वो कहानी चलेगा. लाहे आपका दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड जाते रहेगा एट्रिया से. एंड नेक्स्ट साइकिल फिर स्टार्ट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर 0.4 सेकंड के लिए जॉइंट डिस्टल होगा. इस तरीके से साइकिल चलता रहता है. सो ए कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकंड. वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट जो होता है उसे हम वन कार्डियक साइकिल कहते हैं. एवरेज हार्ट बीट जो होता है वो 72 होता है पर मिनट में. ठीक है, ना स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या. ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब आपका एक बार पंपिंग में ईच वेंट्रिकल एक बार हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप कर रहा है. ठीक है, तो उसे 70 ml पंप करता है एक बार में. ईच वेंट्रिकल पंप करता है एक कॉन्ट्रैक्शन में, एक साइकिल में. ठीक है, सो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट मतलब आपका टोटल 1 मिनट में कितना ब्लड जा रहा है. तो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करेगा. और हर वेंट्रिकल एक बार में कितना स्ट्रोक वॉल्यूम दे रहा है, 70 ml. तो इसको कर लेने से वो लगभग 5 लीटर की तरह आता है. तो कार्डियक आपका इस वेंट्रिकल का कार्डियक आउटपुट हर मिनट में 5 लीटर करीब होता है. ठीक है, और ये % टू % वेराई करता है. अब हम नॉर्मल आदमी का हार्ट बीट नॉर्मल है, बट एथलीट्स होते हैं जो दौड़ते रहते हैं, दौड़ेंगे तो उनका हार्ट बीट ज़्यादा होता है. हार्ट बीट ज़्यादा होने से आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होगा. हार्ट बीट ज़्यादा होने से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा होगा और कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा. एथलीट लोगों का बहुत हाई होता है. ठीक है, एंड हार्ट साउंड जैसे कि ऑलरेडी मैंने बोला लब एंड डब. सो ड्यूरिंग इच साइकिल 2 साउंड्स आर प्रोड्यूस. द फर्स्ट साउंड लब कब बनेगा, जब आपका बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा. और सेकंड साउंड डब कब आएगा, जब आपका सेमिनुलर वाल्व बंद होगा. सो लब डब, ढक ढक नहीं होता ये. ठीक है, लब डब होता है. ठीक है, लब डब साउंड आता है हार्ट से. सो जब आपको यहाँ से दिखा देता हूँ आपका कार्डियक साइकिल. जॉइंट डिस्टोल 0.4 सेकंड के लिए चलेगा. एट्रियल सिस्टोल जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.1 सेकंड के लिए चलेगा. एट्रियल सिस्टोल जैसे ही खत्म होता है तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बंद होने का वजह से क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व का होने से लब साउंड होता है. तो इसका कैरेक्टर क्या है, लब का एल से याद रखना, ये लाउडर होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, इसका पिच जो होता है लोअर होता है. सिंपल. फिर 0.1 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चलेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, उस समय एट्रिया डिसिस्टोल में आ जाएगा. और एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका क्या होगा, सेमिनुलर वाल्व क्लोज हो जाएगा जिसकी वजह से आपका साउंड आएगा डब.
तो ये सारा उल्टा होता है लब का कैरेक्टर। डी से डल होता है, ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है एंड हाई पिच होता है। क्लियर है आराम से। नाउ योर कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या, एक हार्ट बीट में आपका हर वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, तो 70 ml ईच वेंट्रिकल पंप करता है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। कार्डियक आउटपुट मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ हार्ट बीट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम में 70, नंबर ऑफ हार्ट बीट है 72, तो 5.25 लीटर होता है पर मिनट आपका कार्डियक आउटपुट, जो कि पर्सन में वेराई करता है, एथलीट्स का ज़्यादा होता है। ठीक है, सिंपल है, आराम से सब क्लियर। नाउ आते हैं हम ईसीजी में। ठीक है, ईसीजी में आते हैं, जो कि फिल्म में देखोगे ऐसा ऐसा आता है ना, हीरो में कंप्यूटर में दिखाई देता है, पी 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 जब रहा, जब एकदम स्ट्रेट लाइन रहा तो हम बोलते हैं गयो भाई। ठीक है, तो आप आते हैं हम आपका डेट इज ईसीजी में, डेट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखिए आप होता क्या ही है, यहाँ में दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, सो यहाँ चीज़ उल्टा होता है। ग्राफ का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पेपर में जो ग्राफ मिलेगा वो है, बट ध्यान रखना यहाँ उल्टा होता है। ग्राफ का मतलब है ये मशीन है जो आपको ईसीजी नापेगा, और जब आपको पेपर में मिलेगा ना वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है जो आपको रिपोर्ट मिलेगा। इस चीज़ को तो पहले यहाँ दिमाग में डाल लो, ईसीजी में उल्टा होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सब सोचेगा ग्राफ मतलब मिल रहा है, नहीं, बट ग्राफ मतलब ये वो मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो आपको दिखाएगा ईसीजी का पैटर्न, और जो पैटर्न आपको पेपर में मिलेगा बाद दिखेगा वो हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पहले तो ये चीज़ क्लियर करो। ठीक है, नाउ ईसीजी क्या है, ये आपको मेनली बताता है हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में। जो ऐसे न्यूड इम्पल्स क्रिएट करता है ना, तो वो इलेक्ट्रिक ही तो है ना, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में ईसीजी बताता है। कितना बार हार्ट बीट कर रहा है वो नहीं बता रहा है, ये आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में बताता है। इसके थ्रू से भले आप हार्ट बीट काउंट कर सकते हो, कैसे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, सो ईसीजी बेसिकली आपका 5 लेटर से समझा देता है, PQRST, और इसका जो नॉर्मल ग्राफ होता है ये इस तरीके से होता है, आप जो देख रहे हो फिगर में, P फिर QRS और फिर T। तो क्या क्या मतलब है इस लेटर का, एग्जाम में पूछता है, मेज द फॉलोइंग करके एवरीथिंग। सो पहले आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले वहाँ ऐसे नोट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, डीपोलराइजेशन होता है। सो वो जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, डीपोलराइजेशन होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पी ग्राफ से रिप्रेजेंट होता है, पी से। सो पी रिप्रेजेंट योर एट्रियल डीपोलराइजेशन, कि वहाँ आ चुका है कंट्रैक्शन, इम्पल्स आ चुका है। अब इम्पल्स आ गया तो आपको सिग्नल मिल जाएगा कि अब एट्रियल सिस्टोल कंट्रैक्ट होने वाला है, तो पी आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन समझाता है, उसका बाद ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बता रहा है। सो ये हो गया। नेक्स्ट QRS सिंस वो 3 सेकंड के लिए चलता है, 0.3 सेकंड के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकल में आपका पूरा जाना पड़ेगा इम्पल्स, तो वो जो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होता है ना, वो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन ये QRS से समझाया जाता है। और जैसे ही वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो गया तो उसके बाद आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो आपका वेंट्रिकल फिर से रिपोलराइज होगा, मतलब नॉर्मल स्टेज में आएगा। तो जो टी ग्राफ है ये आपको समझाता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो अपना नॉर्मल स्टेज में आ रहा है, रिपोलराइज हो रहा है, इम्पल्स उसका अब गायब हो गया। ठीक है, सो ये समझाता है आपका ईसीजी में 5 लेटर, सब समझ के रखना है एवरीथिंग। ऑलराइट, सो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ग्राफ जो है ये मशीनवा है, ये मशीन 2 है, और आपको जो मिलेगा ये पैटर्न वो है आपका ग्राम। सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये है ग्राम। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या का, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। एक कार्डियक साइकिल में आपका क्या क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रहा है, पहले एट्रियल डिपोलराइज होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकल रिपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, सो ईसीजी मिलने के लिए आपका क्या होता है, पेशेंट को 3 इलेक्ट्रिकल लीड से कनेक्ट किया जाता है, 2 ईच रिस्ट में और एक लेफ्ट एंकल में। क्यों, क्योंकि हार्ट लेफ्ट में है ना, तो इसे याद रखना। 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 1 ऑन ईच रिस्ट एंड 1 टू लेफ्ट एंकल। डेथ मोनीटर आपका हार्ट एक्टिविटी मोनीटर करेगा, ब्लड को पंपिंग से, हार्ट का बीट से। ठीक है, और अगर ज़्यादा ही हार्ट का प्रॉब्लम है तो इंसान का चेस्ट में भी लीड लगा दिया जाता है, जो आप फिल्मों में देखे होंगे, हीरो हीरोइन को, हीरोइन नहीं मिलती तो हीरो पागल हो जाता है तब लगा दिया जाता है। ठीक है, नाउ एन ईसीजी जो होता है वो फॉलोइंग वेव्स होता है, PQRST,
पी वेव जो आपका समझाता है वो समझाता है एक्साइटेशन, डेट इज डिपोलराइजेशन, इंपल्स जा रहा है एट्रिया में जो आपका कोज करेगा एट्रियल सिस्टोल। क्यू आर एस जो होता है, ये क्यू आर एस वो समझाता है आपका डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड टी समझाता है आपका रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का वापस आ जाना। ठीक है, ये सबके लिए यही कॉमन ग्राफ होता है। अगर इससे थोड़ा सा भी ईसीजी ग्राफ से डेविएट हुआ, इसका मतलब आपका डिजीज है या एबनॉर्मलिटी है। सो ईसीजी का काफ़ी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। सो डबल सर्कुलेशन ऑलरेडी हमने पढ़ ही चुका है। डबल सर्कुलेशन मतलब क्या? इट इज द सर्कुलेशन इन विच द ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर कंप्लीटिंग इट्स सर्किट। 2 बार फ्लो करता है, एक बार पल्मोनरी, एक बार सिस्टमिक। पल्मोनरी मतलब लंग, सिस्टमिक मतलब बॉडी में जाएगा। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड आपका पल्मोनरी जो वेन्स के थ्रू से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ऑलरेडी इससे पहले हमने डायग्राम में समझ लिया, वही चीज़ है यहाँ में। ठीक है, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब क्या? ये सर्कुलेशन होगा आपका बिटवीन हार्ट एंड वेरियस बॉडी पार्ट। यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू से होकर आर्टेरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज के थ्रू से होते हुए टिश्यू में पहुँच जाएगा, और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स एंड फाइनली विना कावा के थ्रू से होते हुए राइट एट्रियम जाएगा। सो ये हार्ट और टिश्यूज में फ्लो कर रहा है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन से आपको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर पार्ट्स मिलेगा। ठीक है, सो सिंस एक ही ब्लड आपका हार्ट से आके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फिर टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फिर से हार्ट में जा रहा है, 2 बार कर रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ऑलराइट, ठीक है। नाउ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। सो इट इज ए सिस्टम विच इंक्लूड्स योर हेपाटिक पोर्टल वेन। पोर्टल सिस्टम मतलब जो 2 ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, डेट कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डेविएटेड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब एक स्पेशल कनेक्शन होता है आपका लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में, वो कनेक्शन को आप बोलते हो हेपाटिक पोर्टल वेन। हेपाटिक मतलब लिवर, हेपाटिक पोर्टल वेन, ठीक है, जो इंटेस्टाइन से आपका लिवर में ब्लड को ट्रांसमिट करता है, बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा वो। ठीक है, और आपका हार्ट में भी आपका आर्टेरीज प्रेजेंट रहता है, वेन प्रेजेंट रहता है। जो हार्ट में आपका आर्टेरीज, वेन्स प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्टरी है तो कोरोनरी आर्टरी, वेन है तो आप उसे बोलोगे कोरोनरी वेन। ठीक है, सो इट इज द सिस्टम ऑफ कोरोनरी वेसल्स इंक्लूड्स आर्टरी एंड वेन्स बोथ, जो ट्रांसमिट करेगा आपका ब्लड हार्ट से अंदर या बाहर, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑलराइट, सो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एक ग्राफ से सब समझा दूंगा, एक फ्लो चार्ट से। ठीक है, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन से पहले मैं लिम्फेटिक सिस्टम बता दूँ। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है आपका? सपोज ये अगर आपका ब्लड वेसल्स जा रहा है, सो बगल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के बीच में इंटरसेलुलर कुछ स्पेस होता है जिसे आप बोलते हो इंटरसेलुलर स्पेस। सो क्या होगा, इस ब्लड से जो स्मॉल मोलिकुल्स होते हैं, ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल या स्मॉल मोलिकुल सब्सटेंस होते हैं, वो ब्लड वेसल से निकल के इस फ्लूइड में कलेक्ट हो जाते हैं। तो उसी फ्लूइड को आप बोलते हो लिम्फेटिक, लिम्फ फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं आप उसे। ठीक है, जिसका इसका जो मिनरल कंपोजिशन है प्लाज्मा की तरह, ब्लड का प्लाज्मा की तरह सेम होगा, क्योंकि प्लाज्मा से ही तो आ रहा है। छोटा छोटा पार्टिकल से जाने वाला है, लार्ज पार्टिकल इधर नहीं जाएगा। ठीक है, और ये जो भी यहाँ फ्लूइड है ये फिर एक लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू से, लिम्फेटिक वेन से आपका दोबारा ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगा। ठीक है, सो वही है लिम्फेटिक सिस्टम। इट इंक्लूड्स लिम्फ, मतलब ये फ्लूइड, लिम्फ वेसल होता है जो लेके जाएगा उसको, एंड लिम्फ नोड्स, ग्लैंड्स भी होते हैं कुछ। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, ठीक है, सम वाटर एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेस फिल्टर आउट फ्रॉम प्लाज्मा टू द इंटरसेलुलर स्पेस टू फॉर्म टिश्यू और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आपका ब्लड का प्लाज्मा से यहाँ आ जाएगा इस इंटरस्टिशियल स्पेस में। इसका सेम मिनरल कंपोज डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज डेट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, सम टिश्यू फ्लूइड एंटर करेगा आपका लिम्फेटिक सिस्टम में, एंड द टिश्यू फ्लूइड इन देम जब एंटर करेगा तो उस समय आप बोलोगे उसे लिम्फ, जो कि वापस से उसे मेजर वेन्स में रिटर्न कर देगा। लिम्फ एक प्लाज्मा की तरह कलरलेस फ्लूइड है जिसमें लिम्फोसाइट्स कंटेन होगा जो इन्फेक्शन से फाइट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तो आरबीसी है नहीं कि ये लिम्फ रेड होगा आपका। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कैपिलरीज से जब आपका पास होता है ना, तो कुछ कुछ सब्सटेंस यहाँ से आ जाते हैं ये इस स्पेस में, तो उसी को आप बोलते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि आपका वेन्स के थ्रू से वापस में लिम्फेटिक वेसल से आपका वापस वेन में आ जाएगा। ठीक है,
सो इसका थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं। सो इट इज़ ए मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू का बीच में प्रेजेंट है, मिडिल मैन रहता है भैया ये। टिश्यू फ्लूइड जो होता है लिम्फ, वो हेल्प करता है एक्सचेंज लाइक न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन ब्लड्स एंड सेल्स। उसी थ्रू से जब सेल्स में भी एंटर मार देता है, वहाँ स्पेस में भी रह पाता है, तो उसके बीच में एक्सचेंज का एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है। इट कैरीज प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज इन लिवर टू दी ब्लड। जो लिवर में आपका जो भी प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है उसको ये ब्लड में कैरी करता है आपका लिम्फ, ध्यान रखिएगा। और हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन देखा, ये लैक्टियल्स लिम्फ होता है, ये क्या करता है आपका डाइजेशन, दैट इज फैट्स का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, डाइजेस्टेड फैट्स को ट्रांसलोकेट करेगा ब्लड वेसल्स में। ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट्स थ्रू लैक्टियल्स, ये लैक्टियल्स की मदद से इनटू द इंटेस्टिनल विलाई फैट सोल्यूबल विटामिन एंड हार्मोन्स को भी ट्रांसमिट करता है। इसके पास लिम्फोसाइट्स होता है, तो ये फिल्ट्रेशन मतलब बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल से फाइट भी करता है। और इसके पास जो लिम्फ नोड्स होता है वो WBC भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज। ठीक है। तो ये होता है इसका फंक्शन। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ रेगुलेशन ऑफ हार्ट, एक फ्लो चार्ट से झटके से हो जाएगा। सो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, सो वो जो रेगुलेट करता है ब्रेन में जो रीजन है वो है मेडुला ऑब्लांगेटा, वो रेगुलेट करता है थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होता है, एक होता है सिस्टेमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपका हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपका हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ध्यान रख लेना इसको। उसके अलावा एड्रिनल जो मेडुला आता है वहाँ का हार्मोन्स इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, वो भी हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। इपिनेफ्रिन जो है ये हार्मोन अंडर इमरजेंसी कंडीशन हार्ट रेट को बढ़ाता है, और नॉन इपिनेफ्रिन अंडर नॉर्मल कंडीशन हार्ट रेट को बढ़ाता है। एंड एसिटाइलकोलिन आपका हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। सो रेगुलेशन ऑफ हार्ट कार्डियक एक्टिविटी एक फ्लो चार्ट में आपका ये झटका में खत्म हो जाता है, याद रख लेना है बस इसको। नाउ डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड जब वेसल से फ्लो हो रहा है ना, तो उस वेसल्स का वॉल में कुछ तो प्रेशर हो रहा है ना ब्लड का जो जा रहा है ऐसा, तो वॉल का ब्लड वेसल्स का वॉल में जो प्रेशर होता है उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है। जो नॉर्मली 120/80 होता है, ये 120 जो है आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर है, पंपिंग प्रेशर है, और 80 जो है जब डिसिस्टोल मोमेंट पता है जॉन डिसिस्टोल, 80 जो है वो रेस्टिंग प्रेशर है उसका, मिलीमीटर मर्क्यूरी में इसे मेजर करते हैं। ठीक है। सो ये जब 140-90 होता है, मतलब ज़्यादा होने लग जाता है, तो उसे आप बोलते हैं हाइपरटेंशन, ब्लड फ्लो रेट ज़्यादा आता है, और ऐसा आपका ज़्यादा हो जाने से अचानक से स्ट्रोक भी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोरोनरी आर्टेरी डिजीज, इसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए नॉर्मली जो आपका हार्ट का आर्टेरी होता है देखिए ऐसा है, पर वहाँ क्या होता है आपका कैल्शियम फैट्स कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने की वजह से पूरा चेप्टा हो जाता है, ऐसा स्पेस ही नहीं बचता ब्लड का फ्लो होने की वजह से, तो हार्ट में लेस ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है। तो इसी को आप बोलते हो इस बीमारी, डेट इज कोरोनरी आर्टेरी डिजीज, कॉमन है इंडिया में पर सावधानी मेंटेन करना है। एंजिना, और जब आपका कम ब्लड फ्लो पहुंचेगा ना हार्ट में, उतना ब्लड फ्लो कम पहुंचा मतलब ऑक्सीजन कम पहुंचा, तो आपका जो चेस्ट है वह पेन करने लग जाता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से वहाँ अच्छा से सेल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़िया नहीं होगा, तो वहाँ सेल्स हार्ट का टिश्यूज डैमेज होने लग जाता है, तो आपको चेस्ट पेन होगा। तो उसी को हम बोलते हैं एंजिना या एंजिना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डेट इज नो इनफ ऑक्सीजन पहुंचेगा आपका हार्ट में, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा डी टू कैड। ठीक है। नाउ ये तीन चीज एक ही नहीं होता भाई, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, ये तीनों एक ही नहीं होता, सब अलग अलग है। हार्ट फेलियर मतलब क्या, आपका हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, ताकि आपका इनफ ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंच पा रहा है, हार्ट अच्छे से पंप नहीं करेगा, तो हार्ट अच्छे से पंप नहीं करे तो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो हार्ट काम नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है मतलब, तो इसलिए हार्ट फेलियर मतलब इनफ ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुंच पा रहा है, बिकॉज हार्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो उसे हम कहते हैं हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट मतलब आपका हार्ट बीट करना स्टॉप हो गया, हार्ट बीट स्टॉप, पीप 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 पीप, वो जो हो गया ना एकदम पूरा प्लेन लाइन ईसीजी का, उसे आप बोलोगे कार्डियक अरेस्ट। एंड हार्ट अटैक मतलब क्या, हार्ट का मसल सडनली डैमेज हो जाता है, ब्लड फ्लो बढ़िया से नहीं पहुंच पाया, ठीक है, पहुंचना चाहिए था एकदम ब्लॉकेज होकर पहुंच नहीं पा रहा है, तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, डैमेज हो गया वहाँ का टिश्यूज, तो उसे आप बोलोगे हार्ट अटैक। डेट इज हार्ट मसल सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है। सो देखो
हार्ट फेलियर मतलब ऑक्सीजन पूरा बॉडी में नहीं पहुंचा ड्यू टू नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट स्टॉप बीटिंग। हार्ट अटैक मतलब हार्ट मसल डैमेज हो गया इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के लिए। तो गाइस इसके साथ लैंग्वेज में एक बार बता देता हूँ। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सो हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। सो प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ दी ब्लड वेसल्स, उसी को आप बोलते हो ब्लड प्रेशर। नॉर्मल होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सिस्टोलिक मतलब पंपिंग प्रेशर जो 120 होता है। डिसिस्टोलिक मतलब रेस्टिंग प्रेशर जो 80 होता है। ठीक है। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज हायर देन नॉर्मल बीपी इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। इफ एन इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो उसे आप हाइपरटेंशन कहते हो। और अगर हाइपरटेंशन हो गया तो इट कैन लीड टू वेरियस हार्ट डिजीजेस एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट वेरियस वाइटल ऑर्गन लाइक योर ब्रेन, किडनी एट्सेट्रा। ठीक है। व्हेन ए ब्लड प्रेशर इज हायर देन नॉर्मल, वो तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया ये चीज़, वहाँ भी बता दिया मैंने। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, देखिए ये जो हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी है यहाँ देखिए आपका सब कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर, टिश्यू डिपोजिट होने लग गया। ठीक है। जिसकी वजह से आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो छोटा हो गया, देर बाय ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। ये देखिए कितना छोटा ल्यूमेन हो गया। ठीक है। और जिसकी वजह से आपका एनाफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता आपका हार्ट मसल्स में, जिसकी वजह से आपका चेस्ट पेन होता है, जिसे आप बोलते हो एंजिना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इट ऑकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो। और इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो आपका CAD से भी हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर दूसरा कंडीशन से भी हो सकता है। ये ज़्यादातर मिडिल एज एंड एल्डरली पीपल में कॉमन है, बस आजकल तो इंडिया में सभी को है। हार्ट फेलियर मतलब क्या? इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड एनफ। हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा बॉडी को नीड को ऑक्सीजन नीड के लिए। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट बीटिंग स्टॉप हो गया। एंड हार्ट अटैक मतलब ये हार्ट मसल देखो सडनली डैमेज हो गया। ठीक है। डैमेज ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो इसके साथ गाइस दोस्तों चैप्टर खत्म। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को बता देना, कोई भी सजेशन हो तो भी बताना, अगले वीडियो से मैं इंप्लीमेंट जरूर करूँगा। होप यू गाइस यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। आपको सब समझ में आया हो, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने समझाया एकदम बढ़िया तरीके से दोनों नोट्स को मैंने कंबाइन करके समझाया है। ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।